हेलो चिल्ड्रन। आज हम अपने उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछले क्लास में शुरू किया था। और क्लास 7 का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एनवायरनमेंट। ओके, तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था बायोस्फीयर के बारे में, तो एक बार उसको हम फिर से रिपीट करते हैं। ओके, अब आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। ओके, अब ये जो जोन है, दिस इज योर बी फॉर बायोस्फीयर। ओके, बायोस्फीयर का मतलब मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में क्या बताया था? जीवित जगत प्राणी, यानी जहाँ पे जिंदा जीव रहते हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो हम भी क्या हैं? एनिमल्स ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम भी बायोस्फीयर का ही एक हिस्सा माने जाएंगे, राइट। तो ये जोन आपका बायोस्फीयर है, और ये जो जोन है ये कनेक्टेड है, हमारा जो बायोस्फीयर जोन है ये कनेक्टेड है एटमॉस्फेयर, ए फॉर एटमॉस्फेयर, दैट कंसिस्ट ऑफ एयर, एंड इट इज कनेक्टेड टू एल, दैट इज लिथोस्फीयर यानी लैंड पोर्शन। ठीक है, और एच फॉर हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर, राइट। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया है, ये हमारा लैंड पोर्शन है। यहाँ पे आप इन ट्रीज को देख सकते हैं। ओके, ये हमारा लैंड पोर्शन है, दैट इज द लिथोस्फीयर, लैंड पार्ट। फिर ये हाइड्रोस्फीयर वाटर, यहाँ पे पानी है। ठीक है, और ये एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाले जीव, राइट। तो अब ये जो बायोस्फीयर है हमारा, इसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, वो इनसे इंटरकनेक्टेड रहते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए। यानी अगर ये एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर ना हो तो यहाँ पे जीवन आपका पॉसिबल नहीं है। ओके, यहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पौधा है, जानवर है, जीव जंतु है, हम और आप हैं। हमको सांस लेने के लिए हवा चाहिए जो हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं, हमको पीने के लिए पानी चाहिए जो हम हाइड्रोस्फीयर से लेते हैं, और हमको खाने के लिए अनाज चाहिए या रहने के लिए घर चाहिए जो हम सारे काम कहाँ करते हैं? लैंड पे। ओके, और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए हम इन तीनों स्फीयर पे डिपेंड रहते हैं। इसीलिए बायोस्फीयर जो है उसको कहा जाता है, ये एक प्लैनेट की तरह है। ये प्लैनेट अर्थ है जो कि किसके साथ कनेक्टेड है? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इट इज द प्लैनेट अर्थ along with hydrosphere, that is water, lithosphere, land, atmosphere, air, that sustains life. ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है। बायोस्फीयर यानी लिविंग बीइंग्स जो अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, अपने जीवन को, अपने आप को जिंदा रखने के लिए हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ओके, तो ये वो जोन है, दैट इज योर बायोस्फीयर, राइट। तो अब आज हम देखेंगे इकोसिस्टम। अभी इकोसिस्टम का पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? इकोसिस्टम इज द इंटरएक्शन बिटवीन द होल biotic community and abiotic environment in an area। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम कहते हैं बायोटिक, बायोटिक का मतलब क्या होता है? जो जीवित है। जीवित कौन है? प्लांट्स, एनिमल्स, हम लोग, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब किसका हिस्सा है? बायोटिक का। ओके, बायोटिक कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? हम सब मिला के कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हमारी कम्युनिटी है, लिविंग बींग्स की कम्युनिटी है। और अबायोटिक एनवायरनमेंट, अबायोटिक में क्या क्या आता है? अबायोटिक में आ गया आपका एयर, वाटर, लैंड, और आपकी सॉइल है जो कि लैंड पे है, फिर आपका क्लाउड है। ठीक है, फिर आपका अगर हम कहें पानी में आप जाते हैं तो पानी में जो घुला हुआ आपका ऑक्सीजन है वो, तो ये सब क्या है? नॉन लिविंग है, अबायोटिक है। ओके, तो इकोसिस्टम में इंटरएक्शन है जो बायोटिक और अबायोटिक के बीच में होता है। यानी बायोटिक कम्युनिटी
अबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ इंटरएक्ट करती है किसी एरिया में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इको सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ अपना जीवन चलाने के लिए जो बायोटिक जोन है वो अपने जीवन को चलाने के लिए अबायोटिक जोन पे डिपेंड करता है, और इसके बदले में अबायोटिक एनवायरनमेंट जो है उसको भी बायोटिक जोन पे डिपेंड रहना पड़ता है। इसमें एक दूसरे के बगैर कोई भी अपना काम नहीं चला सकता। ओके, तो इसीलिए हमने कहा है इंटरैक्शन बिटवीन द होल बायोटिक कम्युनिटी, होल, ठीक है, यानी पूरी की पूरी, पूरा जो जीवन है जगत में, पूरा जो जीवन है उसका और अबायोटिक एनवायरनमेंट, अबायोटिक माने जितनी भी आपकी चीज़ें हैं जिसे मैंने भी आपको गिनाया, इसके लिए और भी चीज़ें आप गिना सकते हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है किसी एरिया में, उसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। क्लियर? तो आपको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। मान लेते हैं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पेड़ बनाया। ओके, दिस इज अ ट्री। ठीक, अब ये पेड़ आपका, ये जो जोन है इसमें आप देख सकते हैं ये पत्तियां हैं और ये ब्रांचेस हैं और ये सब लीव्स हैं। ओके, तो ये आपका कहाँ पर है, यहाँ पे पूरे खुले में क्या चीज़, इसको क्या माना जाएगा, ये आपका एयर का हिस्सा है ना, एटमॉस्फेयर है। ठीक, और ये आपका एक ट्री का ट्रंक है ना, आप सबको पता है इसे हम ट्रंक कहते हैं, और ये ट्री के नीचे जो रूट्स जा रही हैं ज़मीन के नीचे, है ना, ये सब सॉइल के नीचे चली गई हैं। ठीक, अब हम देखते हैं इनके बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है, ये कैसे एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। राइट, अब हम देखेंगे, अब पेड़ का जो ये पोर्शन है जिसमें कि आपकी पत्तियां हैं, ब्रांचेस हैं, अब यहाँ पे कौन रहता है, यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है बीज, मधुमक्खियाँ अपना छत्ता पेड़ पे लगाती हैं। ठीक है, आउल है भाई, वो भी अपना जो एक कोटरा है वो इसी में बनाता है। फिर आपका हॉक है, यानी जो बाज है या चील है, वो भी आके आपकी इस पे रहती है। बर्ड्स अपना नेस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब इस पेड़ के ऊपर डिपेंड है, लीव्स और ब्रांचेस के ऊपर इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं। ओके, अब हम आ जाएंगे ट्रंक पोर्शन पे। ट्रंक पोर्शन जो कि यहाँ से यहाँ तक होता है, इसमें बहुत तरीके के कीड़े पाए जाते हैं और उनके लार्वा होते हैं जो अंडा दे के रखते हैं। ठीक है, वो बाग पोर्शन पे आ गए। और पेड़ की जो जड़ें आपकी नीचे गई हैं, सॉइल में बहुत कुछ होता है, जैसे कि आप छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और अर्थवर्म्स पाते हैं, बग्स पाते हैं, टर्माइट्स पाते हैं, है ना। तो ये जो रूट पोर्शन है, ये जो पूरा रूट्स पोर्शन है, इसमें बहुत तरीके के बैक्टीरिया रहते हैं, फंगाई रहते हैं और आपके अर्थवर्म्स और बहुत कुछ चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो अब इनका जीवन भी सॉइल से पूरा होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो फंगाई है, ठीक है, ये अपने खाने के लिए निर्भर रहती है पेड़ के ऊपर। कैसे? क्योंकि फंगाई जो है ये इसके लीव से कार्बोहाइड्रेट लेती है। ठीक है, और बैक्टीरिया भी इसी से अपनी न्यूट्रिएंट लेता है। और अर्थवर्म्स क्या होता है, ये सॉइल में रहते हैं, तो अर्थवर्म्स की एक्टिविटी के कारण सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। ओके, और इन लोगों को अपना न्यूट्रिएंट सारा यहीं से प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब ये जो रूट्स हैं, अब पेड़ को पानी चाहिए, तो रूट्स अगर नीचे हैं तो सॉइल में जो भी पानी है वो लेके रूट्स ऊपर जाते हैं, और इस प्रकार से जब पानी गया, इस पेड़ को पानी किससे मिला, सॉइल से, नीचे से। ठीक है, और यहाँ पर इसको अपना खाना जो बनाया इसने, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की, इसको जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपकी लिविंग चीज़ें होंगी, भाई काउज होगा या बफेलो होगा या जो भी चीज़ होगी, ठीक है, वो जब रेस्पिरेशन करेंगे, यानी जब वो सांस लेंगे और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करेंगे, तो उसको लेके ये अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करेगा और बदले में यहाँ पे CO2 देगा, सॉरी ऑक्सीजन देगा, जो कि इनको ब्रीदिंग प्रोसेस में काम आता है। ठीक है, अब जब इसमें फोटोसिंथेसिस होता है तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एटमॉस्फेयर में आपका जो वाटर वेपर बनते हैं, जो क्लाउड बनते हैं, उससे बारिश होती है। अब ये जो बारिश होती है ये आपकी कहाँ जाती है, नीचे, और कुछ पानी का हिस्सा आपका ज़मीन के नीचे भी सोख लेता है। ठीक, तो आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पे
पूरी की पूरी एक डिपेंडेंस होने की एक सर्कल पूरी चली आ रही है। ठीक, पेड़ पेड़ की जो खाना बनाने का जो आवश्यकता है वो यहाँ से पूरी हो रही है। सॉइल से पानी जा रहा है नीचे अंडरग्राउंड वाटर से, यहाँ से इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, और इस पेड़ को जिंदा रहने के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए, जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी है, वो इस तरह के छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ पे पूरा कर रहे हैं, अर्थवर्म पूरा कर रहा है। बदले में इनको अपना खाना यहाँ से मिल रहा है। लार्वा इंसेक्ट जैसी चीज़ें भी यहाँ पे जिंदा है। ये सब जो आपके बर्ड्स हैं वो पेड़ पे रह रहे हैं। तो देखा कि किस प्रकार से ये लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बना के रखा है, एक इकोसिस्टम फॉर्म किया है। ठीक है, जहाँ पे सब एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी तरह से डिपेंडेंट है। अब अगर हम एक और डायग्राम ले लें, मान लीजिए हम दूसरा डायग्राम रेफर कर लेते हैं, जिसको हम और तरीके से बनाते हैं, तो उसमें भी हम देखेंगे कैसे इकोसिस्टम फॉर्म होती है। अब मान लिया ये आपका वाटरफॉल है। ठीक है, ये आपका पानी गिर रहा है और यहाँ पे आपका एक पॉन्ड बन गया। ओके, ये मान लीजिए मैंने ये वाटरफॉल है, ये आपका पॉन्ड है या रिवर है या लेक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा है, पानी है ये। ठीक है, और यहाँ पे ये किनारा है, तो ये आपका लैंड पोर्शन है, ये लिथोस्फीयर है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ऊपर एटमॉस्फेयर है। अब यहाँ पे हम पेड़ लगा लेते हैं, पेड़ जमीन पे लगेंगे ना। ठीक, अब ये पॉन्ड है, तो भाई पॉन्ड में जो भी आपके पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कौन होता है अभी आपकी एक फिश हो गई। ठीक है, फिर आपका डक हो गया। ओके, ये डक इसमें रह रही है। फिर आपके भाई फ्रॉग हो गए। ठीक, फ्रॉग हो सकता है, क्रोकोडाइल हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि पानी में रहती हैं। फिर पानी में आपके पानी के कुछ फूल होते हैं, जैसे लोटस होता है, लोटस भी इसी में खिल रहा है। ठीक है, एल्गाए भी इसी में रहती है। ठीक, ये सब एक्वेटिक जोन हो गया। अब हम लैंड पे आते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा पेड़ है और साथ में मान लीजिए यहाँ पे काउज हैं, बफेलोज हैं, या जेब्रा है या गोट है, यानी जो भी लैंड एनिमल्स हैं। ठीक, या मान लीजिए हम ही लोग हैं या ह्यूमन बीइंग है यहाँ पर। ओके, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे इकोसिस्टम कैसे फॉर्म हो रहा है। अब देखिए ये आपका हाइड्रोस्फीयर जोन है, यानी वाटरफॉल से जब पानी गिरा पॉन्ड में आया, ये पूरा आपका कौन सा जोन हो गया, ये हाइड्रोस्फीयर। ठीक, अब हाइड्रोस्फीयर में कौन है, भाई मछली है और बाकी एक्वेटिक एनिमल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो पेड़ पौधे हैं और यहाँ पे जो ग्रास है, उसे कौन खा रहा है, हर्बीवोरस एनिमल्स खा रहे हैं। ठीक, इनको खाना इनसे मिला, ये पानी यहाँ से पियेंगे। ओके, अब मान लीजिए मैन है, ह्यूमन बीइंग है, इसने यहाँ से मछली खा ली। ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई लायन है, तो लायन ने यहाँ से डियर खा लिया, डियर ने यहाँ से पानी पी लिया। अब ये फ्रॉग जो है, अगर मान लीजिए आपका ज़मीन पे आ गया, अभी फ्रॉग तो क्या है, एम्फीबियन है, पानी में भी रहता है ज़मीन पे भी रहता है। तो मान लीजिए पानी से निकल के किनारे पे आके बैठ गया फ्रॉग, तो यहाँ से एक चील उड़ती आई, हॉक आया या ईगल आई, उसने क्या किया, इसको खा लिया। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ, या मान लीजिए यहाँ पे स्नेक था, पानी में स्नेक था, भाई वो यहाँ पे तैर के आया, तो भाई स्नेक को चील ने खा लिया या स्नेक ने फ्रॉग को खा लिया। ठीक, अब ये जो आपके पौधे हैं पानी के, इनको भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन इनको कहाँ से मिलती है, भाई ऑक्सीजन जो है पानी में, वाटर में डिसॉल्व रहती है, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ पौधे होते हैं, एल्गे होते हैं और तरह के पौधे होते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, तो वो जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो इसमें डिसॉल्व रहती है। तो इन सबको ऑक्सीजन जो होती है, जितने भी ये मछलियाँ हो गए, फ्रॉग हो गए या बाकी जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको ऑक्सीजन पानी में से ही मिल जाती है। ओके, अब हम और डीप जाएं, तो भाई आपका ये पानी एवोपोरेट हो रहा है, ये सूरज है चमक रहा है, अब इसकी सन हीट गई, यहाँ पे एवापोरेशन हुआ। अब एवापोरेशन से क्या हुआ, भाई वाटर वेपर गया, वाटर वेपर आपका वाटर ड्रॉपलेट बन गया, क्लाउड बन गया, फिर उससे जो बारिश हुई वो दोबारा पानी भर के यहाँ पे आया। ठीक, तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे भी पूरा एक इकोसिस्टम फॉर्म है, कैसे लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। तो यही जो डिपेंडेंसी है
बायोटिक कम्युनिटी की और अबायोटिक एनवायरनमेंट की एक दूसरे के साथ जो इनका डिपेंड रहने वाला जो एक रिलेशन, एक रिश्ता है किसी एरिया में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इको सिस्टम। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इकोसिस्टम बहुत जगह के होते हैं। मान लीजिए अब हम ले लेते हैं कि भाई रेन फॉरेस्ट में कौन सा कैसे इकोसिस्टम होता है, या डेजर्ट में कैसे होता है। ठीक, तो हर तरह का इकोसिस्टम हर एरिया में पाया जाता है, राइट। तो जैसे अगर हम रेन फॉरेस्ट को लिए, रेन फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे हमेशा बारिश होती है और यहाँ के पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े और घने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ के पेड़ पौधे इतने सघन होते हैं, इतने ज़्यादा ही घने होते हैं कि जो सूरज की रोशनी है वो नीचे नहीं आ पाती है। तो ऐसे जंगलों में हमेशा क्या रहता है, अंधेरा, डार्क। ठीक, तो अब यहाँ के जो जीव जंतु हैं, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे होंगे, क्योंकि इकोसिस्टम तो यहाँ भी डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर है, भाई जीवन सबको चलाना है, तो सब अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और यहाँ पे जो है पेड़, ये बहुत घना होता है, ठीक। अब आप कहेंगे रेन फॉरेस्ट में इतने पेड़ हैं, तो सॉइल तो बहुत फर्टाइल होगी। नहीं, यहाँ सॉइल फर्टाइल नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये रेन फॉरेस्ट में पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत पुराने लंबे समय से ये सब चले आ रहे हैं, तो इसलिए क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी यहाँ पे कम होती है। ओके, इट इज़ लेस। तो इसको अपना खाना कैसे मिलता है, यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके होते हैं मिट्टी में वो, और प्लस ये पेड़ जो अपनी पत्तियाँ गिराता है वो, और प्लांट्स एनिमल्स जो मर गए वो, तो वो सब जब डिके हो जाते हैं तो उसी से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो उसी से ये पेड़ अपना पोषक जो है वो लेता रहता है। ठीक, अब जो होता है, चूंकि धूप नीचे तक आ नहीं रही है, तो इसीलिए क्या होता है, पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं और पेड़ों में एक होड़ लगी रहती है भाई, क्योंकि हर किसी को सनलाइट चाहिए, सबको अपना खाना बनाना है। तो इसीलिए यहाँ के पेड़ जो है वो बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि सबको सनलाइट चाहिए। तो सन के लिए जो है बराबर धक्का मुक्की मचती है, तो सब पेड़ ऊपर खूब लंबे लंबे जाते हैं सन की रोशनी पाने। अब इसके नीचे जो छोटे छोटे जो पौधे हैं भाई, अब ये क्या करेंगे, तो ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेल और लताएं पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए जितने पेड़ हैं सब में बेल लताएं पूरी की पूरी लिपटी रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रगल हो रहा है सनलाइट के लिए। और यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि घना जंगल है, तो यहाँ पे उनका घर जो होता है सेफ रहता है, कोई आता नहीं है, डार्क है। ठीक, तो यहाँ पे आराम से उनको अपना खाना भी मिल जाता है, रहने के लिए घर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे इस प्रकार का इकोसिस्टम फॉर्म होता है, राइट। अब हम डेजर्ट में जाएंगे, अगर भाई डेजर्ट में किस प्रकार का आपका सिस्टम है। अब डेजर्ट में क्या होता है, सूरज की रोशनी, बारिश जो है वो नहीं के बराबर। ठीक, अब बारिश नहीं है तो यहाँ पे कैसा पेड़ पाया जाएगा, यहाँ पे कैक्टस मिलता है। ठीक, डेजर्ट में आपको कैक्टस मिलेगा। ठीक है, ये हमने देखा रेन फॉरेस्ट का इकोसिस्टम। अब अगर हम डेजर्ट का इकोसिस्टम देखेंगे, ठीक है, डेजर्ट का अगर हम इकोसिस्टम देखेंगे तो इसमें आपका कैक्टस हो रहा है। अब कैक्टस में क्या होता है, स्पाइन, स्पाइन का मतलब कांटे। कांटे क्यों होते हैं, क्योंकि कांटे जो होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने पौधे का पानी जो है उसकी हानि को कम करते हैं, यानी ये अपना पानी सेव करके रखते हैं, पौधे से पानी कम वेस्ट होता है। ओके, और ये मोटे मोटे भी इसीलिए होते हैं कैक्टस, क्यों, पानी बचाने के लिए, क्योंकि इनको पानी की कमी होती है, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एनिमल्स हैं वो कैसे हैं, भाई एनिमल्स ने अपने आप को ऐसे अडॉप्ट करके रखा है कि वो बिना पानी के जीवित रह सके। जैसे डेजर्ट में एक चूहा रहता है, ठीक है, वो चूहा जो रेगिस्तान में पाया जाता है वो बिना पानी के जिंदा रह सकता है, उसको पानी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप कैमल देखते हैं, भाई कैमल कैसा होता है, कैमल के पास हम्प होता है ना, हम्प जिसकी पीठ पे रहता है। अब इस हम्प में उसका खाना और पानी दोनों स्टोर रहता है। ठीक है, तो उसको पानी की जरूरत बहुत दिनों तक नहीं पड़ती है। ओके, और उसका जो बॉडी है वो इस प्रकार से बना रहता है कि वो आराम से डेजर्ट में रह सकता है। हम और आप डेजर्ट में जिंदा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे रहते नहीं, हम लोग हैबिचुअल नहीं है, लेकिन यहाँ के एनिमल्स रहते हैं। ये कैमल के पाँव जो होते हैं, पॉज होते हैं गद्देदार, आराम से मिट्टी में चल सकता है। उसकी आई लैशेस बड़ी बड़ी होती हैं, ताकि जो धूल की आंधी चलती है
तो धूल इसके आँख में नहीं जाती। और ऐसी बहुत सी चीज़ें रहती हैं। ओके, कुछ एनिमल्स ऐसे रहते हैं जो दिन के टाइम निकलते हैं, जैसे स्नेक हो गया, ये आपका लिजर्ड हो गया। तो स्नेक और लिजर्ड क्या होता है, इनको सन की रोशनी में लोग रह सकते हैं, तो ये लोग दिन के टाइम नजर आएंगे, लेकिन रात में दूसरे जीव निकलते हैं, जैसे चूहे हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से डेजर्ट का भी इकोसिस्टम आपका फॉर्म होता है। ओके, और कैक्टस जो मैंने भी आपको बताया, इसमें जो फूल होते हैं ये फूल आपके दिन में नहीं निकलते, ये आपके कब निकलते हैं, नाइट टाइम। क्यों, क्योंकि नाइट में डेजर्ट का टेम्परेचर नीचे गिर जाता है। जितनी गर्मी डेजर्ट में सुबह रहती है उतना ही रात में ये ठंडा हो जाता है। तो फूल अगर सुबह निकलेंगे तो वो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, झुलस जाएंगे, इसीलिए वो रात के टाइम निकलते हैं। तो डेजर्ट के सारे फूल जो है वो रात में खिलते हैं। ठीक, तो ये आपका डेजर्ट का इकोसिस्टम हो गया। और हम किसका इकोसिस्टम देखें, चलिए पॉन्ड का देख लेते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें पॉन्ड की इकोसिस्टम की, तो मान लीजिए पॉन्ड है, मैंने अभी आपको बताया था, है ना, जहाँ वाटरफॉल था। एक बार फिर बताते हैं भाई, ये पॉन्ड है, यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स हैं आपके। अब यहाँ सूरज की रोशनी पड़ रही है। ओके, अब यहाँ पे जो भी आपका लोटस है या फिश है या फ्रॉग है, ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको इंटरडिपेंडेंसी बताई थी किस प्रकार से रहते हैं। सेम चीज़ है ना, सेम चीज़ जो मैंने भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका इकोसिस्टम हर जोन में, हर एरिया में फॉर्म आता है। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे उम्मीद है आप सब लोग किसी न किसी पार्क में खेलते होंगे। इफ आई आस्क यू कि क्या पार्क भी एक इकोसिस्टम है, वहाँ जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, जहाँ पे हरियाली है, जहाँ पे झूले लगे हुए हैं, पानी का पूल है, तो आप क्या कहेंगे? यस, पार्क ऑल्सो मेक्स एन इकोसिस्टम। सो लेट अस सी हाउ। अब या हम देखेंगे कि पार्क की इकोसिस्टम को हम कैसे मानते हैं। भाई पार्क में क्या होता है, पेड़ लगे रहते हैं, ठीक, यहाँ पे अच्छे अच्छे फूल आपके खिलते हैं। ओके, हरी हरी घास होती है, राइट। भाई यहाँ पे पानी भी कहीं कहीं इकट्ठा रहता है, डिपेंड करता है भाई कोई पार्क किस तरीके का है। तो यहाँ पे इकोसिस्टम कैसे बना। सिटी में क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में घर, मल्टी स्टोरीज घर या फिर आपस में चिपके हुए घर, तो ये ब्रिक्स सीमेंट ये सब जब आपस में जुड़ता है तो इससे गर्मी पैदा हो जाती है ना, इतना गर्म हो जाता है एटमॉस्फेयर शहरों का कि लोगों को फिर ठंडक कहीं से नहीं मिलती है। तो अगर आसपास पार्क है तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ होने की वजह से, ग्रीनरी होने की वजह से यहाँ का जो ठंडक है वो लोग आके यहाँ पे आभास कर सकते हैं, या इसका असर सिटीज एरिया में भी रहता है, आसपास के जोन में रहता है। तो सिटी एरिया में अगर लोगों को अच्छी हवा चाहिए, यानी यहाँ पे जो आपकी पोल्यूशन हो रही है सिटी में, जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है, तो वो अगर पार्क एरिया में खूब सारे पेड़ हैं तो वो इस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को नीचे ले आते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे और भी तरीके से हम इकोसिस्टम फॉर्म कर सकते हैं, जैसे अब क्राइम ज़्यादा होते हैं शहरों में, है ना, यूथ है, भाई शाम के टाइम भी कुछ पार्क खुले रहते हैं, तो यूथ अपना है भाई यहाँ वहाँ कोई क्राइम ना करे या कोई ऐसी वारदात ना करे, तो भाई शाम को अगर वो पार्क में आके बैठते हैं तो उनको एक स्पेस मिलता है। ठीक, यहाँ स्पेस में बैठ के वो अपने हिसाब से बातें कर सकते हैं या कोई भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, अपने एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्राइम रेट डाउन होता है। ठीक, अब पार्क में बहुत सारे लोग आके मिलते हैं एक दूसरे से, सिटी एरिया में किसी के पास टाइम नहीं है, हम मिंगल नहीं होते एक दूसरे के साथ, लेकिन अगर पार्क है तो हमारे पास एक स्पेस है जहाँ पे लोग आके एक दूसरे से हिलते मिलते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन बढ़ती है। ओके, बच्चे हैं, बच्चों को खेलने के लिए जगह मिलती है, वो यहाँ आते हैं तो नेचर के टच में रहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से पार्क भी आपका एक अच्छा खासा इकोसिस्टम फॉर्म करता है, राइट। तो अभी आपने देखा बायोस्फीयर किसे कहा हमने, फिर इकोसिस्टम क्या है। ठीक, अब इकोसिस्टम की हम डेफिनेशन अगर देखेंगे अभी तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इकोसिस्टम है क्या। नाउ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, दैट इज नोन एज योर इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन है। नाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे के साथ वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है हर चीज़ के लिए,
है ना। अभी आपको मैंने समझाया कैसे। विद द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म्स अ इकोसिस्टम। ओके, तो आप जो डेफिनेशन लिखते हैं इकोसिस्टम के बारे में, तो आप इस प्रकार से इसको मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको बायोस्फीयर और इकोसिस्टम पूरा क्लियर हो गया होगा। तो आज हमारा चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पर, और अगली क्लास में मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस कराऊंगी और साथ में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगी, ताकि आपका चैप्टर पूरा कवर हो जाए और कहीं से भी आपको ये ना लगे कि कुछ छूट गया है। ओके, तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, यू कैन गिव मी अ लाइक, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल डियर फ्यूचर हियर आई कम। और अगली क्लास तक सी यू, बाय बाय।